नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संविधान की इस शॉर्ट सीरीज के माध्यम से हम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा पहला सेशन होने जा रहा है जिसमें हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जो भी नए छात्र हैं उनको बताना चाहूंगा कि इस सीरीज में हम भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को लेने वाले हैं जो शॉर्ट अर्थात कि बहुत ही संक्षिप्त प्रकृति के होने वाले हैं। लेकिन यदि आप भारतीय संविधान को पूरे विस्तार से और नोट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं जहां पर भारतीय संविधान पूरे डिटेल में पढ़ा दिया जा चुका है आपको अभी तक। इसके अलावा अन्य सब्जेक्ट भी इस चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर के हो, सेकंड के हो या थर्ड ईयर के हो। सभी लगभग सभी सब्जेक्टों को इसकी प्लेलिस्ट में कवर करवा दिया जा चुका है। इसके अलावा यदि आप में से कोई भी छात्र किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रज्ञान हिंदी को विजिट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप यूपीएससी, पीएससी, रेलवे या एसआई बैंकिंग जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता जो है प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिटेल क्लासेस और नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आइए दोस्तों, इन सब की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जैसा कि मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी कि आज के इस सेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 एक्चुअल में क्या था। आज का हमारा मुख्य मुद्दा भारत शासन अधिनियम 1919 है। तो इस को समझने के लिए हम दो विशेष आधारों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसके परिचय की, अर्थात भारत शासन अधिनियम एक्चुअल में क्या था और ये क्यों आया था, किसके द्वारा लाया गया था। ये सारी चर्चा हम इसके पॉइंट नंबर 1 अर्थात परिचय में चर्चा करने वाले हैं। सेकंड बिंदु के रूप में हम जानेंगे कि इसके प्रमुख पहलू क्या क्या हो सकते हैं। भारत शासन अधिनियम के प्रमुख पहलू कहें या इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं कहें, दोनों को ये बिंदु समाहित करता है। आइए आगे बढ़ें और इसके एक एक पक्ष को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें, जिससे हमारा ये भारत शासन अधिनियम से संबंधित तथ्य पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पॉइंट नंबर 1 अर्थात कि भारत शासन अधिनियम का परिचय। परिचय के अंतर्गत दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1757 में जब भारत में क्रांति हुई थी, 1757 की क्रांति जिसे हम कहते हैं, और इंग्लैंड में इसे विद्रोह कहा जाता है। इस क्रांति के बाद में 1858 में जो है भारत का प्रशासन कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटेन क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया था। और तभी से भारत के प्रशासन के संचालन के लिए भारत से संबंधित प्रत्येक अधिनियम का निर्माण ब्रिटेन की संसद में हो रहा था। तो जो जितने भी अधिनियम भारत के लिए बनकर के आए थे ब्रिटेन से, उनमें से एक प्रमुख अधिनियम था 1919 का अधिनियम। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1919 को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जो आपके लिए याद रखने के लिए आवश्यक है। इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है। इसके अलावा यह अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, जिसका ध्येय था, जिसका उद्देश्य था कि भारत के प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। यह कानून 1919 से 1929 तक प्रभावी रहा, अर्थात कि कह सकते हैं कि यह कानून 10 सालों के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम ने उदार तानाशाही के अंत और भारत के लिए जवाबदेह प्रशासन की शुरुआत का प्रयास किया। उदार तानाशाही का अर्थ होता है कि जिस प्रशासन के अधिकारी खुद के डेवलपमेंट के का प्रयास करते हो या खुद के ही विकास का प्रयास करते हो, तो इस तानाशाही से अलग होकर के भारत में एक जवाबदेह प्रशासन की शुरुआत का प्रयास इस अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 कहीं ना कहीं भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया था, क्योंकि उस समय भी भारतीय जनता के द्वारा काफी मात्रा में और स्थान स्थान से विद्रोह हो रहे थे। इसी कारण से भारत के शासन में सुधार करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया था। इसका अन्य बिंदु हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका अन्य बिंदु है
इसके प्रमुख पहलू अर्थात कि भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रमुख पहलू या इसकी विशेषताएं। कुछ पक्षों को हम इसके माध्यम से भी समझने वाले हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से जो है कौन कौन सी बातों को यहां पर लागू किया गया था, अर्थात कौन कौन से पक्षों को इस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था, या फिर इस अधिनियम की क्या क्या ऐसी विशेषताएं थी जो इससे पहले के अधिनियमों में, जो इससे पहले अधिनियम बनकर के भारत के लिए आए थे उनकी उनमें जो है समाहित नहीं थी। ऐसी कुछ विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं को हम यहाँ देखने वाले हैं, और कुछ क्या जितनी भी खास विशेषताएं हो सकती है इस अधिनियम की, उन सभी विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि इस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का गठन किया। भारत में दो सदनों की विधायिका का गठन किया गया, जैसे विधायिका और कार्यपालिका जैसी दो द्विसदनीय विधायिका का गठन हुआ। इसमें राज्यों की परिषद जैसे उच्च सदन और निम्न सदन भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में जो प्रमुख प्रावधान था उनमें से एक प्रावधान था द्विसदनीय विधायिका। जैसे कि राज्यों के लिए भी इन्होंने द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की, अर्थात कि जो राज्यों में विधानसभा हुआ करती है उसे हम निम्न सदन, और जो उच्च सदन हुआ करता है उसे हम राज्य की परिषद के नाम से जानते हैं। तो राज्यों में भी परिषद और विधानसभा नामक दो सदनों की व्यवस्था हुई। इसी प्रकार से केंद्र में भी दो सदनों की व्यवस्था हुई, परिषद और विधानसभा के नाम से। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत भी। द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ होता है कि प्रशासन की शक्तियों को दो भागों में बांट देना। उनमें से एक भाग पर तो केंद्र सरकार का ही अधिकार था, केंद्र सरकार के पास शक्तियां थी, और बाकी जो विषय थे वो राज्यों की सरकार के पास में अर्थात प्रांत सरकार के पास में हुआ करते थे। इसके अलावा इसके अन्य विशेषताओं के तहत केंद्र और प्रांतों के बीच में विषयों का बंटवारा किया गया। राष्ट्रीय महत्व के जो मामले थे और एक से ज्यादा प्रांतों से जुड़े जो मामले थे उन्हें केंद्र सरकार स्वयं संभालती थी। इसके अलावा अन्य विशेषताओं के तहत भारत के लिए इंग्लैंड में एक उच्च आयुक्त की नियुक्ति की गई। उच्च आयुक्त का प्रमुख कार्य था कि सेना और असैनिक से संबंधित जो खर्च होता था उससे संबंधित प्रावधान करना इस उच्च आयुक्त के हाथों में ही था। इसके अलावा इस अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन भी सुनिश्चित किया गया। इसके अलावा जो है इस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को भले ही सीमित मात्रा में लेकिन वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के बजट को राज्य सरकार के बजट से अब पूरी तरह अलग कर दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों भारत सचिव की शक्तियां भी सीमित कर दी गई थी, जिसे असीमित शक्तियों के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, उसकी शक्तियों को भी अब सीमित किया गया था। तो इस प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से भारतीय प्रशासन में कुछ सुधार करने के प्रयास किए गए। संभवतः कुछ सुधार हुए, लेकिन इसके बाद में जो इसमें कमियां रह चुकी थी, इसके बाद में जो अधिनियम आया निरंतर रूप से उन अधिनियमों के माध्यम से उनमें सुधार का प्रयास निरंतर रूप से किया जाता रहा। इस प्रकार से दोस्तों हमारे दोनों तथ्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं। बताइएगा कमेंट करके कि सेशन आपको किस प्रकार कैसा लग रहा है। कम से कम समय में हम तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आपके सीरीज का, आपके सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक छूटे ना। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है। यदि आप लोगों की सहमति रहती है तो ही मैं सेशन को इसी प्रकार से कंटिन्यू करूंगा। इसके अलावा सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हमें प्रतिक्रिया अवश्य दें, और सेशन पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।